वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि फीचर है, जो आप बोल सकते हो कि विदाउट दिस सी प्लस प्लस को हम बिलीव नहीं कर सकते कि वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। ठीक है, सी प्लस प्लस जनरली स्टैंड्स ऑन करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके बदले ये सी से बहुत ही डिफरेंट है। एंड इसी पर्टिकुलर जो मेन एडवांटेज है सी प्लस प्लस के पास, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं आज इसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आने वाले टाइम पे ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जितने सारे फीचर्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो डिफाइन करता है, मेन बैकबोन है, उसके ऊपर हम पूरा एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ओनली डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको बोलते हैं एंड यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा। तो आपको तो ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन बात होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात होती है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर ही देख सकते हो, देख कार इज द ऑब्जेक्ट। कार क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे ये जितने सारे चीज यहाँ पे देख रहे हो, ये एक लड़की है या ये की ऑब्जेक्ट है, ये डेस्क है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये आप यहाँ पे एक फूलदाना देख रहे हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जो भी देख रहे हो इसके अंदर, ये पिक्चर के अंदर, ये एक एक करके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर के अंदर। तो मेन गोल क्या होता है, तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आते हैं बहुत सारे फीचर्स, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये डिफरेंट क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक्सक्लूड करके, उसको छोड़ के जो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्यों डिफरेंट है, आप पकड़ लो सी को हम एक्सटेंड किए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, सिमुला 67, अल्गोल 68, ये दोनों को आप बोलोगे कि ये दोनों को मिक्सिंग और मिक्सचर बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये आया है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन सी प्लस प्लस हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे फीचर्स जैसे डाटा हाइडिंग, डाटा बाइंडिंग, इनहेरिटेंस, polymorphism, many more features are available in object oriented programming concept. ओके, तो ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जनरल ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उसको भी हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। कोई भी डिक्लेरेशन व कोई भी मेंशन कर रहे हैं, अगर सबको ऑब्जेक्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं व उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं, लेकिन ये एवरीथिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करते हैं, वहाँ पे मिक्सिंग है। नॉर्मल वे में भी हम कोडिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो मेन कंसेप्ट वो बोलता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सी प्लस प्लस भी वैसे ही होता है, तो आप नॉर्मल में कोड कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हो तो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉर्म में डिक्लेरेशन हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। इसलिए सी प्लस प्लस में बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल टॉक आप बोल सकते हो, जो कि वाइडली रिगार्डेड द वर्ल्ड्स फास्ट, ट्रूली और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड ये फास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है स्मॉल टॉक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जनरली होता क्या है, तो ये अन ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल, कुछ भी जिसका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस होता है। ये लॉजिकल और आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, and is a programming methodology that creates programs through the usage of classes and object। क्लास और ऑब्जेक्ट को यूसेज करके ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, एंड ये क्लास क्या है, आने वाले टाइम का आपको पता चलेगा। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स, जिसके वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हैं। बिना क्लास के मदद से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्लास आपको देता है एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड इसका प्रॉपर्टीज एंड मेंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मेंबर मेथड्स को हम जैसे डिक्लेरेशन करते हैं, एंड हम जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उस टाइम पे भी हम जो अपने हिसाब से अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाना है, उसका एग्जिस्टेंस को यूटिलाइज करना है, कैसे करेंगे, तो हमारे हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सी के बाद जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुए, सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म व फीचर उस वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नॉइज हो रहा है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे
मुझे मेरे जो बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको ये नॉइस सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे कार हो गया एक एग्जाम्पल है, बाईसाइकिल हो गया एक एग्जाम्पल आपका, उसके बाद आपका स्टूडेंट हो गया, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दैट्स अ थिंग। तो ये सारा आपका एक ऑब्जेक्ट को मतलब बताता है कि ये सारा ऑब्जेक्ट्स है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बुक्स एंड लैपटॉप्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पिक्चर के अंदर ये जो देख रहे हो ना, सारा एक एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर और क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो इसके अंदर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, बाइंडिंग, ओके, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारा चीज एक एक करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एक मतलब बैकबोन है। ठीक है, अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम उसको बोल नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, ऑब्जेक्ट हैज ए आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट के पास होता है आइडेंटिटी होता है, स्टेट होता है एंड बिहेवियर होता है। आइडेंटिटी मतलब जिसके जिसके थ्रू हम पहचानते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी। जैसे कार हो गया, कार एक ऑब्जेक्ट है, उसका आइडेंटिटी हम कैसे, कार को एक शेप में हम देखते हैं, हाँ ये दिस इज अ कार, फोर व्हीलर कार। तो उसका एक स्टेट होता है, स्टेट मतलब यहाँ पे उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, उसके बाद उसका क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज मतलब उस कार में फोर फोर व्हील्स होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, इस तरह आप बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन और भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे कार का। एंड यहाँ पे बिहेवियर, अगर ब्रेक, जैसे हम मैं बोलूँगा कि रन, आपका इंजन आप स्टार्ट करते हो जब कार, उसका बिहेवियर, अब रनिंग स्टेज में हो, ब्रेक्स लगाते हो, ओके, स्टीयरिंग करते हो, स्टीयरिंग। तो ये सारा चीज़ आप इसको मेथड से आप बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया गया चार पेन, चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइसाइकिल, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। एंड इट माई बी बोथ फिजिकल हो सकता है एंड लॉजिकल इन नेचर हो सकता है। ठीक है, तो क्लास इज क्या होता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाँ, एक क्लास जो है ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बोला कार इज ए सिंपल एक कलेक्शन ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। जब हम क्लास क्रिएट करेंगे कार का, एंड एक कार का क्लास के अंदर जितने सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो सारा प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, मतलब डिफाइन करेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लॉजिकल एंटिटी हम बोलते हैं। ओके, क्लास एग्जिस्ट नहीं करता जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तब जाके एग्जिस्ट करता है। इनहेरिटेंस क्या है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इनहेरिट्स all of the parent objects properties and behavior, then it is referred to as inheritance। अगर एक दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास, अगर पेरेंट क्लास का सारा प्रॉपर्टीज, बिहेवियर चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है, दैट देन इट इज कॉल्ड एज ए इनहेरिटेंस, जिसके थ्रू आप कोड रीयूज कर सकते हो एंड इट यूटिलाइज कर सकते हो टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म एट रन टाइम। रन टाइम में पॉलीमॉर्फिज्म आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम देखोगे कि कैसे ये काम करता है। When one object inherits all the parent's properties, object properties and behavior, then it is referred to as a inheritance. It allows the code reuse. It is utilized to achieve polymorphism at runtime. ठीक है, the implementation part of polymorphism in C++, we utilize function overloading and function overriding। ठीक है, तो polymorphism क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करना है, ये गलत हो गया है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स सेवरल फॉर्म। एक फंक्शन है, उसका डिफरेंट फॉर्म्स में उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका हम फ्लोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड डबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब फंक्शन का नाम है एरिया ऑफ ए सर्कल, लेकिन उसका पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइम्स डिफरेंट है। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स सेवरल फॉर्म्स। अगर पॉलीमॉर्फिज्म मतलब है एक मेथड का अगर सेवरल फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, दीज आर कॉन्सेप्ट्स कमिंग अंडर द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आएगा, ये सारा चीज आएगा, आप आगे धीरे धीरे पढ़ोगे। Abstraction is the process of hiding the internal features and details of a particular object or functionality of a particular object। We don't know the internal process of phone call and for example, अगर हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल फोन कॉल का इंटरनल प्रोसेस कैसे चलता है हमको पता नहीं है, हमको ओनली पता है कॉल आता है, हम उसके बाद हम कॉल बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं इंट इक्वल टू ए बोलता हूँ, इंट ए, ठीक है, इंट ए नॉट इक्वल टू ए, इंट ए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, इंट क्या है, टाइप है।
ए जो वेरिएबल है हमको पता है ये एक इंटीजर टाइप है, 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करता है एंड इसमें जो भी डाटा हम असाइन करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब न्यूमेरिकल नेचुरल नंबर्स होगा। फ्रैक्शनल डाटा इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये तो आपको इतना पता है। लेकिन इसका इंटरनली इंटीजर कैसे डाटा मतलब कैसे अकोमुलेट करता है, कैसे स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके, ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हमको पता नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड ए एब्स्ट्रैक्शन पार्ट, ठीक है। ओनली इंफॉर्मेशनल पार्ट वी नो, हिडन पार्ट वी डोंट नो, दैट इज कॉल्ड ए एब्स्ट्रैक्शन। इंफॉर्मेशनल पार्ट अगर पता है तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब आपको बाहर वाला चीज पता है, अंदर वाला क्या चल रहा है उसको कुछ भी बात आपको पता नहीं है, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, ठीक है। हाइडिंग का मतलब क्या है आपको, सॉरी हाइडिंग नहीं, कंबाइन करना है, मतलब एनकैप्सुलेट करना है, मतलब आप प्रोटेक्ट करना है इसको, पब्लिकली एक्सेस करने आपको नहीं देना है, ठीक है। पब्लिकली एक्सेस कैसे, हम ये कोड करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। जैसे हमारा सी में हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करते थे, एक पर्टिकुलर फंक्शन से एक फाइल से दूसरी फाइल को एक्सेस कर सकते थे, एंड एक फाइल के अंदर अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं ग्लोबल डाटा को इजीली हम एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन एनकैप्सुलेशन में यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पे क्या किया जाता है, डाटा को एक सिंगल एंटिटी के अंदर एक एनकैप्सुलेट किया जाता है, रैप्ड किया जाता है। जैसे कोई बाहर वाला उसको अगर एक्सेस करना है तो आप परमिशन लेना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आपको ये चीज़ कैसे करते हैं हम ये कोड के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आइडिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको हम डाटा हाइडिंग भी बोल सकते हैं, एनकैप्सुलेट करना, डाटा हाइड करना, ठीक है। और क्या क्या, हाँ बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं अभी कवर कर दिया हूँ, आने वाले टाइम पे इसके ऊपर हम ग्रो थ्रू करेंगे अच्छे से। तो उप्स क्या है, उप्स मेनली आपका सिंप्लीफाइज करता है, डेवलपमेंट एंड मेंटेन करता है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करता है। वेयर एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू हैंडल आज प्रोजेक्ट्स एक्सपैंड टू साइज, ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर साइज बढ़ता है तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, लेकिन उप्स कंसेप्ट में इसको हैंडल करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। डाटा हेडिंग, तो डाटा हेडिंग इज द provided by the OOPS concept, whereas the global data can be accessible in any from anywhere in a procedure oriented programming language. Yes, very important चीज़ है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी डाटा को कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा हेडिंग और एनकैप्सुलेट की वजह से आप कर नहीं सकते। तो OOPS greatly improve the ability to replicate real world events. Yes, if we use object oriented programming language, we may deliver a solution to a real world problem. तो अगर आप OOPS कंसेप्ट में जाओगे तो इसका एबिलिटी होता है रिप्लिकेट कर सकता है रियल वर्ल्ड का जो भी चल रहा है काम, एंड उसको रिप्लिकेट मतलब कॉपी कर सकता है, एंड उसी के हिसाब से वो क्या कर सकता है, अपना खुद का इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ बताता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा रियल वर्ल्ड, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अगर कुछ रियल वर्ल्ड का कुछ ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसी तरह हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एंड बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सिक्योरिटी थ्रेट मतलब डाटा का सिक्योरिटी मतलब नहीं होता है इतना, यहाँ पे डाटा का सिक्योरिटी हाईली सिक्योरिटी है, आप इजीली डाटा कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अगर मॉडिफायर्स देखोगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। पहले आप दो चीज़ जानने होंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। आप इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे ये पूरा काम करता है, ये कैसे डिफरेंशिएट है बाकी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, ये था पूरा OOPS का कंसेप्ट एंड उसका मेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है नीचे कमेंट कीजिए, कोई भी अगर मैं पॉइंट मिस किया हूँ वहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं गो थ्रू करूँगा, देखूंगा, अगर अच्छा लगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।